नमस्कार साथियों, मैं दामोदर सेन अपने हिस्ट्री हिट्स चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रतियोगिता परीक्षाओं में इतिहास विषय की जानकारी, इतिहास विषय की सहभागिता, उसकी इम्पॉर्टेंसी और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आपको विदित है कि इन दिनों राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाली गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा विभाग, जिसकी भर्तियों का इंतज़ार राजस्थान के प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को होता है। और वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की जो भर्तियां आई हुई है, लगभग सभी बच्चों के द्वारा उनकी तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी है। मैं अपने 20 वर्षों का प्रतियोगिता परीक्षाओं का अध्यापन अनुभव के साथ आपके समक्ष इस उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं कि फर्स्ट ग्रेड इतिहास और फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और एसएसटी विषय, इसके अलावा तृतीय श्रेणी में रीट लेवल फर्स्ट लेवल 2 में आने वाले इतिहास विषय की सहभागिता और उससे संभावित प्रश्नों की सारगर्भिता और महत्ता को आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये चैनल हिस्ट्री हिट्स इतिहास विषय को आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं रखूँगा। इतिहास विषय का जो कंटेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों में अपनी भूमिका निभा रहा है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और एसएसटी में इतिहास विषय, इसकी क्या इम्पोर्टेंसी, कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के कंटेस्ट उसके अंतर्गत आ रहे हैं। चूँकि 2 साल का लंबा कोरोना काल निकला है, विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भले ही इसकी तैयारी कर रहा हो, लेकिन आज भी ऑफलाइन की अपनी इम्पोर्टेंसी है। लेकिन मेरे वो बंधु, वो भाई जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं और ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था या संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके निमित्त मेरा ये प्रयास 100% सफल होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने हिस्ट्री हिट्स चैनल के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है, उसमें इतिहास विषय के जो कंटेंट्स है, सिलेबस पर चर्चा लगभग मैं नहीं करूँगा, क्योंकि विभिन्न कोचिंग्स, विभिन्न यूट्यूब चैनल, विभिन्न शिक्षाविद, विभिन्न पढ़ाने वाले लोगों के माध्यम से चर्चाएं की जा चुकी है और विद्यार्थी वर्ग भी लगभग सिलेबस को पूरा देख चुका है, इसलिए उस पर चर्चा करना या समय का लगभग दुरुपयोगी मानूंगा मैं। लेकिन फिर भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझाऊं और उससे आने वाले जो भी संभावित प्रश्न है उस पर भी अपन चर्चा करें। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, मैं जो है आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। आइए मित्रों, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतिहास विषय के जितने भी कंटेंट्स हैं, उसमें पहला कंटेंट्स है, पहला चैप्टर है गुप्तकालीन कला, वास्तुकला और साहित्य। मैं यहाँ आपको टॉपिक लिख देता हूँ। गुप्तकालीन कला, वास्तुकला और साहित्य। गुप्तकालीन कला, वास्तुकला और साहित्य।
मित्रों, जब बात आती है गुप्तकालीन कला, वास्तुकला और साहित्य की, तो आप यूं मान के चलिएगा कि 275 ईस्वी से लेकर तकरीबन 550 ईस्वी के मध्य में जो गुप्त काल का दौर रहा है, उस दौर में कला, वास्तुकला और साहित्य का कितना विकास हुआ है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन मित्रों, आपको ये गुप्तकालीन कला को बेहतर तरीके से समझने से पहले गुप्त काल के पहले का जो दौर है, यानी कि लगभग कुषाणकालीन दौर, इस कुषाणकालीन दौर को समझना होगा, क्योंकि गुप्त काल तक आते आते कला परिपक्व हो जाती है। लेकिन जाहिर है, परिपक्व होने से पहले उस पर निश्चित रूप से किसी अन्य का प्रभाव रहा होगा, और वो प्रभाव निश्चित रूप से कुषाण काल का रहा होगा। क्योंकि कुषाण काल में जो कला इंडो ग्रीक के रूप में विकसित हुई, और वो इंडो ग्रीक जो गांधार शैली कहलाई, उस गांधार शैली का आंशिक प्रभाव गुप्त कला पर रहा। लेकिन गुप्तकालीन कलाकारों ने, गुप्तकालीन शासकों ने कोशिश यह की कि इस प्रभाव को, जो भी जैसा प्रभाव रहा, हालांकि उसमें पारदर्शिता, थोड़ा सा शरीर सौष्ठव की अश्लीलता, ऐसा कुछ रहा है, उस प्रभाव को दूर किया जाए और अपना मालिक प्रभाव उसमें डाला जाए, ऐसा प्रयास गुप्त शासकों का रहा है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार गुप्तकालीन कला कुषाण काल के माध्यम से होती हुई गुप्त काल तक पहुंची। ये आंशिक रूप से मैंने आज का भारत बनाया है। ये थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क, ये अफगानिस्तान का हिस्सा, और ये ऊपर इस साइड में चले अपन तो लगभग मध्य एशिया। निश्चित रूप से जो भी शक युची हुन कुषाण आए, इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से आए, और इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जब भारत में आए, तो इसीलिए इस गांधार क्षेत्र, ये जो कंधार या गांधार है, इस गांधार क्षेत्र से होते हुए ये विदेशी आक्रमणकारी भारत में घुसे। तो निश्चित रूप से वो यूनानी कला इस माध्यम से, इस मार्ग से होती हुई भारत तक पहुंची, तो जाहिर है कि कुछ न कुछ प्रभाव वो अपने साथ लेकर आई होगी। और वो प्रभाव था शरीर सौष्ठव में सुडौलता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी वस्त्र, और थोड़ा सा जो है एक तरह से अश्लीलता लिए हुए, अश्लीलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी और जो है मांसल शरीर युक्त चित्रण, इस प्रकार की व्यवस्था उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। गुप्त काल तक आते आते ये कला कहीं न कहीं गुप्तों के प्रभाव से, मतलब विदेशी प्रभाव से मुक्त हुई, और मुक्त होने का प्रयास इन्होंने किया। वैसे भी लगभग 30वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच का जो दौर है, निश्चित रूप से वो गुप्तकालीन कला के लिए जाना जाएगा। गुप्त काल श्रीगुप्त से लेकर के अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त के बीच में विभिन्न शासकों के द्वारा कला के विकास के लिए जो योगदान दिया गया है, और उसी योगदान के लिए चहुमुखी विकास के लिए पूरा का पूरा गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाता है। कि मुंशी के द्वारा इसको गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। कई विद्वानों ने इसे इंडियन पेरिक्लीज एज कहा है, भारतीय पेरिक्लीज युग की संज्ञा दी है। तो ये सब कला, वास्तुकला और साहित्य के चहुमुखी विकास को लेकर के ही है। सामान्य तौर पर अगर बात करें कि कला को हम कैसे समझेंगे, तो गुप्तकालीन कला और वास्तुकला का विभाजन मैं निम्न रूप से करता हूं। समझने की दृष्टि से ये विभाजन आपके लिए उपयुक्त होगा। कला,
वास्तुकला, चित्रकला और ललित कला। चूंकि गुप्त काल में सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाली चीज नहीं है अपने पास, फिर भी आपका कंसेप्ट इस चीज को लेकर के क्लियर होना चाहिए। वास्तुकला के अंतर्गत 2 भागों में अपन सिलेबस के अनुसार रखते हैं। पहला मूर्ति कला, दूसरा स्थापत्य कला। चित्रकला में सामान्य चित्रण, दूसरा गुहा चित्रण। गुहा चित्रण जिसको आप गुफा चित्रण भी कह सकते हैं। ललित कला में संगीत, नृत्य, नाट्य, गायन और वादन, ये तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। मूर्तिकला निसंदेह गुप्तकालीन मूर्तिकला कुषाणों के प्रभाव से मुक्त होती दिखाई पड़ती है गुप्त काल में। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। गुप्त कलाकारों ने प्रयास किया कि हमें विदेशी प्रभाव नहीं रखना है, हमें निसंदेह भारतीय प्रभाव वाली मूर्तियों का ही निर्माण करना है। यह मुख्य रूप से इसमें दिखाई पड़ती है। फिर भी आध्यात्मिकता, प्रभामंडल और अनामकता ये मूलभूत विशेषताएं हैं जो गुप्तकालीन मूर्तिकला पर दिखाई पड़ती है। क्योंकि गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जिस धर्म को दी है वो भागवत धर्म रहा है, वैष्णव धर्म रहा है। तो विष्णु के अवतारों से रिलेटेड जितनी भी मूर्तियां बनी है वो गुप्तकालीन मूर्तिकला के अंतर्गत आएगी। अवतारवाद की धारणा इस समय पुख्त हो चुकी थी, तो अवतार विष्णु के जितने भी अवतार हुए उनसे संबंधित मूर्तियां, शक्ति की मूर्ति, मातृशक्ति की मूर्ति, गणेश, कार्तिकेय, सूर्य, ये सब मूर्तियां मूर्तिकला के अंतर्गत जो है गुप्त काल में बनी। बुद्ध से जुड़ी हुई जो मूर्तिकला रही है यह बहुत महत्वपूर्ण मूर्तिकला मानी जाती है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं जो विभिन्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए हैं। गुप्तकालीन जो मूर्तिकला इसमें बुद्ध से जुड़ी हुई जो है बुद्ध मूर्तियां, यह महत्वपूर्ण रूप से दिखाई पड़ी है। इसमें नंबर 1 सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, नंबर 2 मथुरा की बुद्ध मूर्ति, ये यहां से 2 है, एक जलालपुर से और एक मनकुंवर से, जो इलाहाबाद के पास में, यहां से दोनों मूर्तियां मिली है। तीसरी सुल्तानगंज, ये बिहार में पड़ता है, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। एक क्वेश्चन मित्रों इसमें से जरूर आना है, तय मान के चलिए। पिछली बार भी सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति का प्रश्न पूछा गया था। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति धर्म चक्र और पद्मासन लिए हुए है। महात्मा बुद्ध जब भी धर्म को उपदेश देंगे, जाहिर है सबको पता होगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में पद्मासन बैठी हुई है, पत्थर की मूर्ति। बुद्ध की मूर्ति जलालपुर से और मनकुंवर इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। दोनों ही मूर्तियां पत्थर की बनी हुई है और करीब जो है अभय मुद्रा में है। आभा मंडल इस पर मिलेगा। सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति खास बात है, तांबे से निर्मित है, 7.5 फीट ऊंची है, पद्मासन अवस्था में, अभय मुद्रा में, लेकिन प्रभा मंडल नहीं मिलेगा। खास बात है प्रभा मंडल। अब आप कहेंगे साहब प्रभा मंडल क्या है? आपने देखा होगा हमारे हिंदू देवी देवताओं में पीछे एक चमत्कारिक चक्र, एक घूमने वाला चक्र, एक आभायुक्त चक्र होता है जो चेहरे पर भी झलकता है। वो अलंकृत हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है, उसको प्रभामंडल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये सारनाथ की जो गुप्तकालीन मूर्ति कला में जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिलेगी वो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आए, आपको ध्यान रखना होगा सारनाथ की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनना ही मथुरा शैली में शुरू हुई थी। इस प्रश्न को विशेष ध्यान रखा जाए। बुद्ध की पहली मूर्ति बनी है मथुरा शैली में, गांधार शैली में नहीं, मथुरा शैली। लेकिन गुप्त काल में जो प्रसिद्ध मूर्ति मानी गई है ये सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति मानी गई है। फिर आते हैं अपन स्थापत्य। साथियों, गुप्तकालीन स्थापत्य, स्थापत्य के अंतर्गत भवन आता है, महल आते हैं, मंदिर आते हैं, वैष्णव से रिलेटेड भी हो सकते हैं, भागवत जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, बौद्धों से रिलेटेड हो सकते हैं, जैनों से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर बौद्धों से संबंधित हैं तो 3 निर्माण मुख्य रूप से माने जाते हैं। वो है चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य ये बौद्धों का पूजा स्थल होता है जहां बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। स्तूप के बुद्ध के किसी भी अवशेष पर बनी हुई गुंबदनुमा प्रस्तर संरचना होती है। और विहार बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक विशेष ऋतु विशेष में टहलने, चिंतन करने, रुकने के वो मठ या धर्मशाला टाइप हुआ करते हैं जिनको विहार के नाम से जाना जाता है, खास तौर से तो मठ। तीनों गुप्त काल में बौद्ध से रिलेटेड स्थापत्य के अंतर्गत आएंगे। लेकिन गुप्त काल में स्थापत्य कला में जो सबसे ज्यादा पहचान बनी है वो बनी है मंदिरों की। मंदिर स्थापत्य में गुप्तकालीन शासकों के द्वारा, गुप्तकालीन शिल्पकारों के द्वारा जो मंदिर बनाए हैं वो निसंदेह उत्कृष्टता लिए हुए हैं। आज भी उनके अवशेष मिलते हैं। अब बात आती है प्रश्नों के हिसाब से कि अगर अपन मंदिर स्थापत्य की बात करें तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की जिस शैली का विकास हुआ उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। नागर शैली, ये नागर शैली मंदिर निर्माण में गुप्तों के समय में प्रमुख रूप से सामने आई। नागर शैली में जो मंदिर बने हैं इसकी मुख्य विशेषता है शिखर निर्माण। प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय कला के इतिहास में अगर बात करें कि भारत में मंदिरों में शिखर निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है तो निसंदेह गुप्त शासकों को दिया जाता है, गुप्तों को दिया जाता है। और ये शिखर क्या होता है? शिखर क्या होती है नागर शैली? इस पर अगर पर चर्चा करें तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत। उत्तर भारत के मित्रों जितने भी मंदिर है वो सब नागर शैली में आए। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है अधिकांशतः वो द्रविड़ शैली में आए। इन दोनों के मिश्रण से एक और शैली जिस पर गुजरात और थोड़े बहुत राजस्थान पर प्रभाव है
वो है बेसर शैली। अब नागर शैली के जो मंदिर है वो उत्तर भारत में है, खासतौर से गुप्तकालीन। अब नागर शैली की जो मुख्य विशेषता रहेगी शिखर निर्माण। शिखर, शिखर कैसा? जैसे ये मंदिर है, ये मुख्य दरवाजा, ये गर्भगृह, इसके ऊपर जो तिकोना हिस्सा मिलेगा, मेरे बंधु जितने भी इस चैनल को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ऐसा मंदिर तो उनके गांव में भी, उनके शहर में भी है साहब। और इसके ऊपर एक झंडा लहराता है और यहाँ छोटे छोटे कलश हैं, इस कलश पर ये मंदिर दिखा हुआ है, इसको ही शिखर कहा जाता है। यह शिखर निर्माण ही गुप्त काल की मुख्य विशेषता है। और यह गर्भगृह जहां भगवान की, देवताओं की मूर्ति रखी जाती है और इसके चारों ओर ये प्रदक्षिणा पथ होता है, परिक्रमा करने का मार्ग। गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि शिखर मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है और गर्भगृह चारों ये प्रदक्षिणा पथ। एक और विशेषता इसकी दिखाई पड़ती है कि गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्तियां भी मिलेगी। यह महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण निम्न में से किस युग की देन है, तो गुप्त युग की देन है। मंदिरों में शिखर का निर्माण किसकी देन है, तो गुप्त युग की देन है। गुप्तकालीन मंदिर की मुख्य विशेषता है शिखर। गुप्तकालीन गंगा और यमुना, अब मैंने लिख तो दिया कि गंगा यमुना, भाई पहचानोगे कैसे साहब ये गंगा की मूर्ति है, ये यमुना की मूर्ति है। ध्यान रखें, गुप्तकालीन मंदिर के मुख्य द्वार पर जिसका वाहन मगर है वो गंगा है, जिसका वाहन कूर्म यानी कछुआ है वो यमुना है। यानी मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना के चित्र गुप्तकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषता है। गर्भगृह निश्चित रूप से मिलेगा, शिखर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये गुप्तकालीन जो भवन बने हैं, गुप्तकालीन जो मंदिर बने हैं, उनकी मुख्य विशेषता मिलेगी। और ये उत्तर भारत से ऊपर ऊपर के मिलेंगे। उड़ीसा के मंदिर से ले रहे आप, उड़ीसा के मंदिरों में भी आपको दिखाई पड़ेगा। और उड़ीसा के मंदिरों में जो दिखाई पड़ेगा, लिंगराज, भुवनेश्वर का मंदिर, कोणार्क मंदिर वगैरह, आप कभी फोटो में देखिएगा, आपको इस प्रकार की शैली, इसमें थोड़ी बहुत कलाकृतियां हो सकती है। ये कलाकृतियां शिखर को दर्शाती है। हाथी की सूंड जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इस प्रकार का स्टाइल, इस प्रकार की शैली शिखर के रूप में मिलेगी आपको। तो ये आप पहचान लोगे कि इसको जो है गुप्तकालीन मंदिर है। अब इस नागर शैली में एक और शैली उभर करके आई भाई, जिसके प्रश्न पिछली बार भी आए थे। इस नागर शैली की एक और उपशैली बनी, उसका नाम है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली क्या होती है इसको मैं बताता हूं। एक ही परिसर में, एक ही कैंपस में 5 मंदिरों का समूह, ये 5 मंदिर, ये कैंपस का मुख्य द्वार। ध्यान रहे, मंदिर के प्रांगण का मुख्य द्वार जगमोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? जगमोहन कहलाता है। इसके बीच में एक मंडप बना होता है जो यज्ञ वगैरह के काम आता है। हालांकि जगमोहन, मंडप और ये सब दक्षिण भारतीय शैली से, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान, उत्तरी भारत पर भी है। एक ही मंदिर में 5 मंदिरों का समूह, 4 तो ये हो गए, 1, 2, 3 और 4, एक मुख्य मंदिर, इसको ही पंचायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन शैली, एक ही कैंपस में 5 मंदिरों का समूह, और 5 मंदिर भी कैसे? नागर शैली वाले, जिसमें शिखर। अब उदाहरण देखते हैं, बहुत नजदीकी।
मैं चूँकि कोटा राजस्थान से हूँ, कोटा के अंतर्गत ही आप बात कर लें। कोटा में देखिए आप, कोटा से जस्ट 8-10 किलोमीटर एक जगह है मठ, चंद्रेश्वर मठ, सुना होगा नाम, देखा भी होगा कई लोगों ने। चंद्रेश्वर, गुप्तकालीन चंद्रेश्वर मठ जो है 5 मंदिरों का एक शानदार उदाहरण है। कभी मौका मिले तो देखिएगा चंद्रेश्वर मठ। थोड़ा दूर चले अपन, कोटा से करीब 35-40 किलोमीटर रावतभाटा जिला चित्तौड़ में जाते हैं। रास्ते में पड़ता है बाड़ोली। पूर्ण तोरमान और मिहिर कुल के द्वारा निर्मित जो शिव मंदिर है, बाड़ोली के शिव मंदिर, बाड़ोली के शिव मंदिर पंचायतन शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण है मित्रों, पंचायतन शैली। और आधुनिक रूप से देखें अपन तो कहीं पर भी एक ही कैंपस में 5 मंदिर मिल जाएंगे आपको, वो पंचायतन शैली के रूप है। 5 जो पंचायतन शैली 5 मंदिर है, गणेश के हो सकते हैं, कार्तिकेय के हो सकते हैं, दुर्गा का हो सकता है, विष्णु शिव के किसी रूप का हो सकता है। मुख्य जो मंदिर होगा वो तो निश्चित रूप से महादेव यानी शिव का ही होगा ज्यादातर। इस प्रकार की शैली को पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है। आगे भी मैं इस वीडियो को के माध्यम से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूँगा। आज एक सामान्य सा परिचय, सामान्य सा जो चित्रण है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।